नमस्कार। हो आतंकवाद का अंत। इसी आह्वान के साथ, इसी प्रस्ताव के साथ और कई दूसरे अहम प्रस्तावों के साथ दिल्ली में 4 दिन से जो विश्व सूफी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आज उसका समापन हो गया। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, बहुत अहम कॉन्फ्रेंस थी। करीब करीब दुनिया भर के 200 से ज्यादा जो सूफी जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो इस कॉन्फ्रेंस में जुटे थे। और इस पूरे 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में कई अहम सेशन हुए और अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। भारत में कह सकते हैं, हिंदुस्तान में इस तरह की ये पहली कॉन्फ्रेंस थी और कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि भारत से एक बार फिर दुनिया में ये संदेश दिया जाए कि इस आतंकवाद का जवाब दरअसल सूफीवाद है। दरअसल सूफीवाद जब पूरी दुनिया में फैलेगा, सूफीवाद की जो महत्ता है उसको लोग समझेंगे, तो जाहिर तौर से आतंक से जो लोग जुड़े हुए हैं वो वापस अपनी दिशा बदलेंगे। तमाम संदेश थे इस कॉन्फ्रेंस में उठे। उन्हीं संदेशों पर आज हम बात करेंगे कि दरअसल इसकी क्या अहमियत थी, क्या संदेश देने की कोशिश की है और दुनिया में कहां तक यह संदेश पहुंचेगा जो भारत से, दिल्ली से आज जो संदेश निकला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा करें, एक पूरी रिपोर्ट है, देख लेते हैं कि दरअसल 4 दिन की कॉन्फ्रेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। उसी से जुड़ा एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। नई दिल्ली में हो रहे विश्व सूफी कॉन्फ्रेंस में विश्व के 20 देशों के करीब 200 स्कॉलर्स ने एक स्वर में आतंकवाद के सभी स्वरूपों की खिलाफत की। साथ ही ये भी कहा गया कि इस्लाम में वतन के साथ वफादारी सर्वोच्च है। इस कॉन्फ्रेंस में देश के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी जताई गई। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की मिसाली जमहूरियत और हिंदुस्तानी तकसीरी समाज की तारीफ व तौसीक करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि ये बातें हिंदुस्तान के लिए फख्र का दर्जा रखती हैं कि हम हिंदुस्तान के इस फखरिया तहजीब का एहतराम करते हुए इसकी मजबूती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। इस सम्मेलन में इस्लाम के नाम पर आतंकवादी गतिविधियां चला रहे ISIS की कड़ी आलोचना की गई और कहा गया कि इस्लाम हिंसा के जरिए काम करने वाले ऐसे संगठनों से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। तालिबान, अल-कायदा, दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों की तकफीरी, फसादी और इंसानियत दुश्मन अफकार और उनकी तबाहकारियों की मजम्मत करते हैं और मुस्लिम नौजवानों से पुरजोर अपील करते हैं कि इस तरह के इस्लाम दुश्मन, अमन आमा को पामाल करने वाली तंजीमों से अपने आप को अलग रखें और कुरान और हदीस की उन तशरीहात पर यकीन रखें जो जमहूर उम्मत और सूफिया की हैं, जिनकी रोशनी में दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाया जा सकता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रख्यात सूफी विद्वान मौलाना ताहिरुल कादरी ने कहा कि भारत ने हमेशा सूफीवाद और मानवता को प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि सूफीवाद इस्लाम और मानवता की ओर ले जाता है, जबकि आतंकवाद हमें मानवता से दूर करता है। सूफिया का रवैया था लोगों को इस्लाम में दाखिल करना और इंतहा पसंदों का रवैया रहा और है मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करना। सूफिया इस्लाम में दाखिल करते रहे, इंतहा पसंद हमेशा खारिज करते रहे। आतंकी संगठन ISIS का जिक्र करते हुए मौलाना कादरी ने कहा कि ये संगठन धर्म नहीं अधर्म फैलाते हैं। आज के दहशतगर्द ISIS हों या अल-कायदा, किसी भी नाम से हों, ये इस वक्त के बदतरीन खवारिज हैं, बदतरीन खवारिज हैं। इनके मजहब में इंसानियत का कत्ल करना जायज है, इख्तिलाफ करने वाले का गला काटना जायज है। ये इनका फिक्र, नजरिया और मजहब है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का जिक्र करते हुए कादरी ने कहा कि दोनों देशों का असली दुश्मन आतंकवाद और गरीबी है और दोनों देशों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके इनके खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए। यह समझ लेना चाहिए इंडिया को कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है। दोनों खित्तों के अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इंडिया पाकिस्तान आपस के दुश्मन नहीं,
दोनों का दुश्मन एक है और दुश्मन आतंकवाद है। सूफी इस्लाम का वो स्वरूप है जो प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। इस्लाम की जो सही भावना है, इस्लाम की जो सही कोशिश है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। लोग इस्लाम को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। कमोबेश सूफीज़म का ये कॉन्फ्रेंस जो है वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के साथ ही साथ इस्लाम को भी समझने में काफ़ी मददगार साबित होगी। कैमरामैन मलकियत के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो दुश्मन आतंकवाद है, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरे मुल्क का नहीं, बल्कि इंसानियत का दुश्मन आतंकवाद है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सूफीवाद का फैलाव अगर हो, सूफीवाद अगर बढ़े, तो क्या आतंकवाद का अंत हो सकता है? क्या आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है? आज प्रस्ताव पारित हुआ, इस वक्त हम देख रहे हैं पूरी दुनिया आतंकवाद से जिस तरह से लड़ रही है, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इस आतंकवाद का मुकाबला किया कैसे जाए। दुनिया के तमाम मुल्क हैं जो पूरी ताकत से इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आतंकवाद को सही जवाब शायद दिया नहीं जा सका है। तमाम मुद्दे हमारे साथ होंगे। हमारे साथ 4 मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर सईद मुबीन जेहरा जी हैं। डॉक्टर मुबीन जो हैं वो कॉलमिस्ट हैं, स्तंभकार हैं और सामाजिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबीन आपका। हमारे साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर मिराज हुसैन साहब हैं। डॉक्टर मिराज हुसैन साहब संयोजक हैं इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म के। हमारे साथ तीसरे मेहमान सैयद बाबर अशरफ साहब हैं जो कि अध्यक्ष हैं सदाए सूफी हिंद के। और हमारे साथ शौकत भारती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सैयद बाबर अशरफ साहब, क्या संदेश देने की कोशिश है? आज प्रस्ताव भी पारित हुआ और 25 अहम बातें यहां पर कही गई। पूरी क्या संदेश देने की कोशिश है? नहीं, बहुत क्लियर कट पिक्चर है कि भारतीय मुसलमानों को यानी कि जो आप जो बात कह रहे हैं वो हिंदुस्तान के हर कोने में, खित्ते खित्ते में, बल्कि अनडिवाइडेड हिंदुस्तान जो है उसके हर खित्ते में जो है वो जो मुसलमान बसता है वो सूफीज़म ही को मानने वाला है। अफसोस की बात यह है कि पिछले 60 साल के अंदर एक विचारधारा पेट्रो डॉलर लेके पूरी दुनिया में आई जिसका मकसद लूटना था, जिसका मकसद दुनिया की तबाही था, जिसका मकसद अमन नहीं फैलाना था। वो किसी भी लिबास में आ सकती थी, लेकिन जिस सरजमीन से वो उठी वहाँ इस्लाम को प्रोफेसर प्रैक्टिस किया जाता था। तो उनको ज़रूरी था कि उन्हीं ने वही लिबादा ओढ़ा जो इस्लाम का था। वो पहले उसने जो है वो पाकिस्तान को तबाह किया और उसके खित्ते को अपने इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर तबाह किया। अब उसका टारगेट जो है वो पूरी दुनिया का है। ज़रूरत थी कि वो जो मेजॉरिटी मुसलमान था, जो साइलेंट है और जो अक्सरियत के अंदर है और पीस के साथ इस मुल्क में रहता है और चाहता है कि जहाँ रहे वहाँ भी अमन रहे और पूरी दुनिया में इस्लाम का वो मैसेज अमन जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफिया इकराम के जरिए घर घर तक पहुंचाया गया, वो बरकरार रहे। आप कह रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ जो मुस्लिम्स हैं, एक अलग तरह की पिक्चर पेंट की जा रही है, एक अलग तरह की पिक्चर प्रोजेक्ट की जा रही है कि मेजॉरिटी जो है वो शायद कहीं ना कहीं जो है वो भटक गई है। इस तरह की पिक्चर लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सूफीवाद की बात करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब सूफीवाद की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जो कि जाहिर तौर पर इस सूफीवाद के पैगाम से अनजान लोग हैं, उनके सामने जो तस्वीर जाती है वो ये जाती है कि हम कुछ कार्यक्रमों में देख लेते हैं, सूफी नृत्य देख लेते हैं और कश्मीर में कभी सूफीवाद हुआ करता था, ऐसी बातें सुनते हैं। पर क्या आपको वास्तव में लगता है आज भी सूफीवाद से ज्यादातर जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो उसी विचारधारा से जुड़े हुए? देखिए, एक बात आप समझे, किसी भी विचारधारा को बढ़ने के लिए स्टेट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पिछले 60 साल के अंदर एक तरीके से साजिशन सूफीवाद को भारत में ख़त्म करने के लिए वहाबियत को खड़ा किया गया, जो बहुत अफसोसनाक है। यानी कि मुल्क में वो लोग जो मुल्क की हिफाजत के लिए थे या मुल्क को चलाने के लिए थे, उन्हीं ने एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने का काम किया, चाहे वो जाने में किया हो और चाहे वो अनजाने में किया हो। मैं इसमें नहीं जाता। ज़रूरत इस बात की है, आप अगर इतिहास में जाएंगे और पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो बहुत साफ से लगेगा कि अमन का पैगाम खानकाहों से सादर होता था। यानी कि देवर इंस्टीट्यूशंस, वो हमारे स्कूल से जहां से एथिक्स पढ़ाए जाते थे, जहां से अदब पढ़ाया जाता था, जहां से इस गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने का पाठ पढ़ाया जाता था, इन सारी खानकाहों को कमजोर किया गया और उनको ऐसे लोगों को हाथों में दिया गया जो इन खानकाहों के निजाम को बिगाड़ना और उसकी प्रीचिंग को खत्म करने में यकीन करते थे। और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो एपी सेंटर है वहाबिज्म का, वहां से एक बाज़ाब्ता तहरीक हुई जिसे वहाबिज्म के नाम से जाना जाता है, और उसने हमारे देश को लूट लिया और उसके कल्चर और हेरिटेज के ऊपर और यहाँ की जो संस्कृति है उस पर सबसे बड़ा हमला उन्होंने जहां भी गए वहां भी किया और उसका शिकार हम भी हुए। शौकत भारती साहब, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, बिल्कुल बाबर साहब ने सही फरमाया, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को देखना है तो पहले उसको चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये कर क्या रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले मज़ारात को गिराना शुरू किया।
जिन्होंने मज़ारात को गिराया उन्होंने ही अक्षरधाम पर अटैक किया, उन्होंने ही WTC किया, उन्होंने ही पार्लियामेंट पर अटैक किया। तो ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक ऐसी फ़िक्र को मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के ज़रिए शुरू किया जिसने सामने आकर कहा था कि जो मज़ार पर जाएगा, इनका वसीला देगा, वो अगर तौबा करके फिर से मुसलमान नहीं बन जाता तो हम उसकी औरतों को कनीज बना लेंगे, बच्चों को गुलाम बना लेंगे, उनको कत्ल कर देंगे और उनका माल लूट लेंगे। ये 270 साल पहले ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के लिए यह तहरीक नज्द से शुरू हुई जी। यह मकड़ जाल धीरे धीरे बढ़ता रहा और उस वक्त यह तय हो गया था कि दीन का काम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के ख़ानदान में रहेगा और हुकूमत जो होगी मोहम्मद इब्न सऊद के ख़ानदान में होगी। आज भी जो रूलर्स बैठे हैं, दीन जो पूरा देख रहा है वो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का ख़ानदान, जिन्हें आले शेख कहा जाता है, और जो हुकूमत कर रहे हैं वो आले सऊद हैं। इन दोनों का पैक था और जैसे ही इन्होंने मक्के और मदीने के ऊपर कब्जा किया तो सबसे पहले इन्होंने मक्के के तमाम मज़ारात गिराए, मदीने के तमाम मज़ारात गिराए। इन्होंने यह कह दिया कि रसूल अल्लाह का जो रोज़ा है यह सबसे बड़ा बुत है। यहां पर एक बात को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इसको तैयार कैसे किया, क्योंकि कुरान में एक बात है कि शिर्क जो है वो अल्लाह नहीं माफ करेगा जी। तो इन्होंने 2 इंजेक्शन पहले बनाए, एक शिर्क एक बिदत। यानी मजार पर जाना क्या है? शिर्क। फूल चढ़ाना क्या है? शिर्क। उर्स करना क्या है? शिर्क। कवाली करना है क्या है? शिर्क। अब शिर्क और जो वहां पर हम नात पढ़ते हैं ये सब क्या है? बिदत। तो जब इस जुनून में आदमी हो जाता है कि शिर्क बिदत को हटाना है, तो जब शिर्क को बिदत को हटाना है तो उसके लिए 2 और इंजेक्शन इन्होंने बनाए। एक का नाम है हुर और एक का नाम है जन्नत जी। तो ये 4 इंजेक्शन बनाकर 2 पहले इन्होंने तौहीद की आड़ में लगाए, सिर्फ एक अल्लाह के, और सुनिए बस खत्म कर रहा हूं, और 2 जिहाद की आड़ में जी। हिंदुस्तान में 2 इंजेक्शन लग रहे हैं शिर्क बिदत के गली गली। जी जी जी। अभी 2 हूर और जन्नत वाले बाकी हैं। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो ये लोग जो शिर्क और बिदत के नाम पर गली गली इंजेक्शन बांट रहे हैं, मज़ारात विरोधी काम कर रहे हैं, ये उसी आइडियोलॉजी को लाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? इसका लिटरेचर कहां के ऊपर है? ये कहां बिक रहा है? इसको कौन प्रमोट कर रहा है? खाने काबा के इमाम यहां पर आने के बाद कहते हैं ज्योतिबा फुले पार्क में लखनऊ के अंदर कि आप लोग मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की आइडियोलॉजी पर चलिए और शिर्क और बिदत मिटाइए। यानी आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है विचारधारा की तरह एक जहर जो है लोगों के जहन में बोया जा रहा है, और इस जहर की काट शायद जो है वो सूफीवाद है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। मैं आऊंगा इस पर हमारे साथ 2 मेहमान और उन पर भी बात करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जाहिर तौर पर एक जहर की तरह जो है आतंकवाद की जो विचारधारा है पूरी जो है उसको एक जहर की तरह लोगों के बीच भरा गया है। पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि दुनिया से इस जहर का खात्मा आखिर हो तो कैसे हो। इस ब्रेक के बाद सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी, आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है?
बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अब तो अपने गांव में संपर्क सड़क के किनारे वृक्षारोपण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ मगर देखो, सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ होने से हरियाली बढ़ती है, साथ ही सड़क के किनारों पर टूट फूट भी नहीं होती। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ जो लेती हैं। सड़क किनारे पेड़ों से किनारों पर मजबूती है, हरियाली संग लाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण। एक बार फिर आपका स्वागत है। हो आतंकवाद का अंत आज इस विशेष कार्यक्रम में, और इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं 4 दिन का जो विश्व सूफी सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उस सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठी और कई और अहम बातें यहां पर हुई। सूफीवाद को किस तरह से दुनिया में बढ़ाया जाए, फैलाया जाए, इस्लाम का सही जो अर्थ है, सही मायने हैं, वो कैसे लोगों तक पहुंचाया, ये तमाम मसले थे जो इस कॉन्फ्रेंस में उठे। उसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सईद मुबीन जहरा जी भी मौजूद। डॉक्टर मुबीन, जो ब्रेक पे जाने से पहले शौकत भारती साहब ने कहा, जाहिर तौर पर आतंकवाद की जो है एक जो जहर की तरह से विचारधारा जो भरी जा रही है, और ये सालों से भरी जा रही है, कई सालों से भरी जा रही है। सवाल ये कि क्या 4 दिन की कॉन्फ्रेंस से आप लड़ पाएंगे इससे? इस सालों से जो काम चल रहा है, कैसे उसके लिए क्या रोड मैप हो? दरअसल देखिए अशोक जी, मैं थोड़ा सा मजहबी इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सूफीवाद को या सूफिज्म को या सूफी फिलॉसफी को हमारे सांस्कृतिक वर्चस्व से जोड़ूंगी। आप ये मान के चलिए कि इतना बड़ा वर्ल्ड सूफी फोरम का आयोजन करना एक बहुत बड़ा मैसेज विश्व में देता है कि आज भी सांस्कृतिक वर्चस्व का जो दायित्व है, जो एक पूरा ओनस जिसको आप कहते हैं, वो भारत बन सकता है। भारत में वर्ल्ड सूफी फोरम ऑर्गेनाइज करके एक मैसेज दिया है कि हर तरह के एक्सट्रीमिज्म का जवाब सूफिज्म है, और उसको स्टेज भारत ने दिया। फिर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगी कि सूफिज्म का इतिहास इराक से शुरू होता है। जो प्रारंभिक सूफी स्कॉलर्स हैं वो आप उनको इराक में देखते हैं। आज आप इराक की हालत देखिए कि आज वहाँ किस तरह की जो आइडियोलॉजी है वो प्रमोट हो रही है, किस तरह के गुनाह हो रहे हैं। जैसा कि सैयद साहब ने कहा, वो मैं उसको कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से भी जोड़ूंगी कि किस तरह से हर चीज़ पे, रिसोर्सेज पे काबू पाने की कोशिश की जाए। तो सूफिज्म का जो मैसेज है इस वर्ल्ड सूफी फोरम से और जो भारत में हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये एक बहुत बड़ा एक आगे चल के एक लीडरशिप का रोल अदा कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, उन्होंने कहा कि इस्लाम के रिलीजन के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से इस्लाम वाज इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको केवल मजहबी तौर पे ना जोड़ें, हम इसको इस तरह से भी देखें कि सूफी जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, जो एक ईश्वरवाद की आइडियोलॉजी है, जो अपने को पावरफुल बनाने की आइडियोलॉजी है, इंडिविजुअलिटी को पावरफुल बनाने की आइडियोलॉजी है, कनेक्शन विद गॉड की आइडियोलॉजी है, ह्यूमनिज्म की आइडियोलॉजी है, मुझे लगता है उस पर जो जोर दिया जाएगा। और वो ये फोरम ने इसका आयोजन करके भारत में, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, जिसको मैंने पहले ही कहा कि सांस्कृतिक एक जो कह सकते हैं कि कल्चरल जो एक रूलरशिप, लीडरशिप जो है वो इस फोरम के थ्रू बिल्कुल दी जाती है। ये बड़ी बात है कि भारत में इस तरह का ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस होता है, एक संदेश देने की कोशिश। पर आपको लगता है कि ये संदेश
पहुंचेगा दुनिया तक, किस रूप में पहुंचेगा? हम भारत की तो बात कर रहे हैं, भारत में तो हमने देखा तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हो रही हैं, पर जब हम बात कहते हैं कि भारत ने विश्व के लिए एक मंच दिया है, तो ये विश्व में किस तरह से आप देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि अभी आपने एक बाइट चलाया उसमें पाकिस्तान के सूफी संत हैं वो बात कर रहे हैं कि भारत जो है सूफिज्म का एग्जाम्पल है और उसकी महानता की बात कर रहे हैं। वो वही देश है जो कहता है अच्छा टेररिज्म और बुरा टेररिज्म। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको पता नहीं कब से झेलता आ रहा है, और आज ये कदम उठाने से एक ऐसा मैसेज गया है कि डेफिनेटली एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ कल्चरल लीडरशिप, इंडिया जो है वो आगे बढ़ के इस फिलॉसफी को आगे बढ़ा सकती है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अशोक जी कि ये टास्क इजी नहीं है, लेकिन पहल करना और इतना बड़ा स्टेज देना, दुनिया भर से इतने बड़े स्कॉलर्स को लेके आना, क्योंकि सूफिज्म की जो फिलॉसफी है उसने पढ़े लिखे जहनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और लोगों की चेतनाओं को जो है प्रमोट किया, और वो चेतना जो ह्यूमनिज्म की बात करती है, जो एकता की बात करती है, जो सौहार्द की बात करती है, तो वो बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर मिराज हुसैन, आप क्योंकि संयोजक है इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, जब हम टेररिज्म के अगेंस्ट की बात करते हैं तो टेररिज्म को से लड़ना है, टेररिज्म को खत्म करना है, दुनिया के लिए बड़ा जरूरी है, पर टेररिज्म से हम हथियार से नहीं लड़ सकते। जो तमाम राज्य सत्ताएं वो लड़ रही हैं और दुनिया भर में लड़ाई हो रही है। सवाल है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई, एक प्रस्ताव पारित हुआ, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं कि जो है किसी इस्लामिक इशू पे बात करूं। मैं एक कॉमन इंडियन की तरह बात करना चाहता हूं। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने घर से शुरू करते हैं। घर के अंदर क्या होता है, अगर कोई बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले कि मैं ही सही हूं, तो बाकी सारे लोग गलत हो जाते हैं। बहू गलत, बेटा गलत, पोता गलत, नाती गलत, बेटी गलत, सब गलत। अगर कोई मजहब के कुछ चंद झुरमुट के लोग अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है, अगर मैंने काली शर्ट पहन ली है तो बाकी दुनिया के लोग काली शर्ट पहने, वरना मैं उनकी शर्ट फाड़ दूंगा। यहां से परेशानी शुरू हो जाती है। अब जब ये परेशानी शुरू हो जाती है, मैं विज्ञान भवन में जिस दिन सूफी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ मैं था वहां, और प्रधानमंत्री जी वहां आए और उन्होंने पहली लाइन ये बोली कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं। हमारा प्रधानमंत्री इस बात को समझ सकता है, और वो मुसलमान नहीं। एक बड़े मुसलमान से पूछिए कि भाई टेररिज्म क्या होता है, तो आईएस बोलेगा कि इस्लाम का मतलब है कि मैं सही, यानी वाजिबुल कत्ल की थ्योरी सही। अगर मैंने कहा कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, तो ये गलत है, अगर तुम करोगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जो सुलूक इस्लाम के खिलाफ दुश्मनों के साथ होना चाहिए वो होगा। अब मैं सूफीज्म की बात पे आ जाता हूं। दरगाहें और मस्जिदें, दो चीज इस्लाम में बेसिकली हैं जो मैं देखता आया बचपन से जी। एक दरगाह है, एक मस्जिद है। मस्जिद के अंदर सिर्फ मुसलमान जा सकता है, ये जाता भी मुसलमान है। मैं दरगाह पे भी गया, दरगाह के अंदर सिख गया, हिंदू गया, मुसलमान गया, पारसी गया, क्रिश्चियन गया। किसी से पूछा गया कि तुम लंगर खाओगे तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जगह रहते हो, किस मस्जिद में जाते हो, नहीं पूछा गया। तो सूफीज्म मुझे ये एक कॉमन हिंदुस्तानी की तरह दिखता है कि दरगाह जो है वो बुनियाद है नेशनल इंटीग्रेशन का, और जब तक हम अपनी वतन से मोहब्बत नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को, तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। और वतन से मोहब्बत सबसे पहले हम कहां से सीख रहे हैं? मंदिरों में सिर्फ हिंदू जा रहे हैं, क्रिश्चियन में सिर्फ चर्च में क्रिश्चियन जा रहे हैं, मस्जिद में मुसलमान जा रहा है, दरगाह में सब जा रहे हैं। तो दरगाह एक ऐसी जगह हो गई जो नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ाती है। तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कि वो किस फिरके से आते हैं, लेकिन मैं इस डिबेट में जरूर पढ़ूंगा कि दरगाहों का प्रमोशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिखाती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा। हम देखते हैं तमाम जो दरगाहें हैं वहां पर हर कौम के लोग जाते हैं, हर धर्म को, हर मजहब को मानने वाले लोग जाते हैं, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे तमाम मेहमानों ने जिक्र किया, जब इस सूफी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज किया था, और जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे तो उन्होंने जो भाषण दिया था, जो कुछ कहा था, उसकी भी पूरी दुनिया में बहुत सराहना हुई। प्रधानमंत्री का कुछ अहम जो वक्तव्य थे, जो उद्घाटन सत्र के अहम वक्तव्य थे, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके इर्द गिर्द भी कुछ बात करेंगे। ये पहले नजर डालें कि क्या प्रधानमंत्री ने कहा था। All are creation of God, and that if we love God, we must also love all His creations. As Hazrat Nizamuddin Auliya said,
Almighty holds dear those who love Him for the sake of human beings and those who love human beings for the sake of Almighty. This is the message of oneness of humanity of all of Almighty's creations. The divine message to the Holy Prophet that there is no compulsion in religion. And also that to every people we have appointed ways of worship which they observe. And it is in harmony with the soul of Bhakti saying in the Hindu tradition, into the bosom of the one great sea flow streams that come from hills on every side. In the wisdom of Bullhe Shah, Lord is mixed in every heart. These values are the need of our times. This is the reality of nature. The tallest of our leaders such as Maulana Azad and important spiritual leaders such as Maulana Hussain Madni and millions of ordinary citizens rejected the idea of division on the basis of religion. Now, India is moving forward on the strength of the struggles, the sacrifices, the bravery, the knowledge, the skill, the art, and the pride of every member of every faith in our diverse and yet united nation. The message of Sufism that stands for the principles of Islam and the highest human values. This is a task that states, societies, sages, scholars, and families must pursue. However, to me, the message of Sufism is not just confined to combating terrorism. The values of harmony, welfare, compassion, and love for human beings are the foundation of a just society. Terrorism divides and destroys us. Indeed, when terrorism and extremism have become the most destructive force of our times, the message of Sufism has global relevance. In the centers of conflict in West Asia, to calm cities in distant countries, in the remote villages of Africa, to the towns in our own region, terrorism is a daily threat. None had greater impact than the Sufi poet, musician Amir Khusro. 8 centuries later, his poetry and musical innovation continue to be a part of the soul of Hindustani music. No one had spoken of Indian music with such passion as he had. Who else could have expressed love for India so beautifully as he did? But India, from head to toe, is a picture of heaven. Adam came from the palace of paradise. He could only be sent to an orchard of fruits, that is India. We must reject a link between terrorism and religion. Those who spread terror in the name of religion are anti-religious. And we must advance the message of Sufism that stands for the principles of Islam and the highest human values.
This is a task the states, societies, sages, scholars and families must pursue. बहुत अर्थपूर्ण और गहरी बात है प्रधानमंत्री ने कही। आतंक का कोई मजहब नहीं होता और जो इसको मजहबी रंग देने की कोशिश करता है दरअसल वो गैर मजहबी काम कर रहे हैं। बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात कही थी। सैयद बाबर साहब, प्रधानमंत्री की जब बात को समझना हो, ये सिर्फ पहला मौका नहीं था। बहुत सारे लोग शायद भूल गए, ये पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री ने सूफीवाद की बात कही थी। जब लंदन के वेम्बले स्टेडियम में गए थे तब भी वहां उन्होंने कहा कि सूफीवाद आतंकवाद का सही जवाब है। जब वो उसके बाद उन्होंने मन की बात में पिछले साल अगस्त में तब भी उन्होंने मुद्दा उठाया था और तब जो मैं उसको ही कोट करके आपके पास आ रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम किसी भी परंपरा को क्यों ना मानते हो लेकिन सूफी परंपरा को समझना चाहिए। और यह भी कहा कि दुनिया को इस्लाम के सही स्वरूप को सही स्वरूप में पहुंचाना वो बहुत जरूरी है। दरअसल आपने जब कहा कि शुरुआत में कि इसको स्टेट की तरफ से कहीं ना कहीं इस विचारधारा को या इस थॉट को जो है कहीं ना कहीं जरूरी है इसको आगे ले जाना, तो आपको लगता है कि उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है? ये देखिए, जैसे मैंने एक बात तो बता दूं कि मैंने जैसे कहा कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट थे जो लोग भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पिछले 60 साल से, तो वो मुसलमानों का, भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व इनफैक्ट नहीं कर रहे थे। वो इम्पोज लीडरशिप थी जो सऊदी अरब ने इस मुल्क में अपनी विचारधारा को प्रोपोगेट करने के लिए जो ऑयल एंड गैस का कारोबार था उसके जरिए उन्हीं ने अपने लोगों को नामांकित किया था कि कौन लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर इस सियासत को और मुस्लिम मसाइल को हैंडल करेंगे। तो उन्हीं ने नॉमिनेट करके उनको दिया था कि दीज आर द पीपुल्स, इनको आप ऊपर ले जाएंगे तो आप दुनिया में जो है वो बेहतर रहेंगे। तो वो इंस्टीट्यूशंस उठे जरूरत, और वो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी वजह रही जिसकी वजह से अक्सरियत भारतीय मुसलमान को जो सूफीवाद से जुड़ा हुआ था उसको जो है वो मेन स्ट्रीम लाइन से पीछे ढकेल दिया गया, और वो जो कट्टरवाद से जुड़ा हुआ नई विचारधारा आई थी उसने जो है वो भारत की राजनीति पे और मुस्लिम अफेयर्स पे कब्जा कर लिया। और उस पर कब्जा करने के जो सूफी मुसलमान ने जिसका सब कुछ था उससे कुछ सिर्फ विचारधाराएं नहीं छुटी, उसके जो इंस्टीट्यूशन 700 साल 800 साल में जो खानकाहों के रूप में, दरगाह के रूप में, मस्जिदों के रूप में थी, वो सारा इस सरकारी संस्थाओं के द्वारा ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी उससे। कोर्स करेक्शन क्या, अब कोर्स करेक्शन क्या है? नहीं, कोर्स करेक्शन मतलब अब क्या डॉक्टर मुबीन, कोर्स करेक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, सूफिज्म को जब हम पॉलिटिकल उससे जोड़ते हैं, सैयद साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन इस तरह के जो इम्प्लीकेशंस हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हम हर दौर में हम देखते हैं। तो हमें ये समझना है कि सूफिज्म को एज अ फिलॉसफी आप इसको सिलेबस में इंट्रोड्यूस करिए। जो इनकी किताबें हैं, फवाइदुल फवाद जैसी किताब जो एक खजाना है फिलॉसफी का, सूफी फिलॉसफी का, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। बच्चों को, वो हम संस्कार की बात करते हैं उसकी बात की जाए, ये चीज़ें आगे प्रमोट की जाएं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये एक चीज़ और कहना चाहूँगी अशोक जी कि हम सूफिज्म की जब हम बात करते हैं तो सूफिज्म एक सिंपल लाइफ को प्रोपोगेट करता है। सूफिज्म का मतलब है कि आप अपनी मिनिमल एक सिंपल अच्छी सी लाइफ जिए, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे आप ये देखिए कि उस फिलॉसफी में ये जो खानकाहों के जो सेंटर्स की बात कर रहे हैं, सैयद साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आज आप एक दरगाह पे जाइए, जैसे भारत जैसा देश है जहां आपको मीराबाई भी मिलेंगी, जहां आपको गुरु नानक भी मिलेंगे, जहां आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया मिलेंगे, जहां आपको बाबा फरीद मिलेंगे, और मुझे लगता है कि अगर मैं नाम गिनना शुरू करूं तो शायद बहुत लंबी लिस्ट है। और मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं जेंडर इश्यूज से डील करती हूँ, तो मैं एक चीज़ यहाँ ये कहना चाहूँगी कि सूफिज्म ने महिलाओं को भी बहुत स्पेस दिया है। महिलाओं मैं उस पर आऊँगा, क्योंकि उस पर हमें एक रिपोर्ट भी जरूर दिखाई, क्योंकि इस सम्मेलन में जो महिलाओं की भूमिका है उस पर भी बात हुई, तो उस पर भी मैं जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
किसी बगीचे से उठते हुए इन ठहाकों को सुनकर कौन कह सकता है कि जिंदगी हंसना भूल रही है। बल्ले को पूरी ताकत से थामे हुए इन हाथों को देखकर किसको लगता है कि इनमें अब जान नहीं रही। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी चर्च, कभी गुरुद्वारे, कभी मार्केट, कभी स्कूल, तो कभी मॉल की ओर बढ़ते हुए ये कदम खुद ही तो कह रहे हैं कि हम अभी हारे नहीं। बुढ़ापा लाचारी नहीं होता। खुद का ख्याल रखिए, जिंदगी आपका ख्याल रखेगी। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। मैंने सही वक्त पर सही दाव लगाया तो जीत हुई पक्की, और आपने सही वक्त पर सही कर चुकाया तो देश की तरक्की होगी पक्की। इसलिए सही कर हर बार दें, विकास को रफ्तार दें। आपका एक बार फिर स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और 4 दिन की जो सूफी कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत सारे सेशन हुए थे। उसमें एक सत्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी था कि जो महिला नेता हैं, लीडर्स हैं, विश्व शांति के लिए और इस्लाम को सही रूप में सामने लाने के लिए उनका रोल क्या हो सकता है। उस पर हमारी छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। नई दिल्ली में हुआ 4 दिन का विश्व सूफी सम्मेलन आतंकवाद की कड़ी निंदा के साथ रविवार को खत्म हो गया। इस सम्मेलन में अलग अलग विषयों पर चर्चाओं के कई दौर हुए। ऐसे ही एक सेशन में शनिवार को इस्लाम और दुनिया में अमन के लिए महिला रहनुमाओं के रोल पर चर्चा हुई। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 58, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू अफ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। जो लोग मोमिन मर्द और औरतों के लिए ईज़ा रसानी यानी किसी परेशानी का सबब बनते हैं और उन पर नाकर्दा गुनाहों का इल्ज़ाम रखते हैं तो बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। उन्हें उसकी सज़ा मिलकर रहेगी, यानी कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अजियत का सबब नहीं बन सकता। महिलाओं के इस सेशन में देश और दुनिया से आई कई मुस्लिम महिलाओं ने शिरकत की और सबने दुनिया में बढ़ते आतंकवाद को इंसानियत के लिए खतरा बताया। मगर अफसोस कि आज के दौर का ज़्यादातर इंसान इस शम्ए हिदायत की रोशनी से महरूम है। अभी भी अगर जहन और रूह को अखलाकियात से ना संवारा गया तो हमारे जहनों पर हैवानियत, जुल्म और मासियत का कब्जा हो जाएगा। ज़रूरी है कि अब बुजुर्गान दीन के तस्करे को आम किया जाए, हम खुद भी इस पर अमल पैरा हों और अपने माशरे में भी इसकी तबलीग करें। इन महिलाओं ने अपनी तकरीरों में दुनिया में बढ़ते आतंकवाद के कारणों की तह तक पहुंचने की कोशिश की। अगर इन वजूहात पर नजर डाली जाए तो ये अंदाजा होता है कि ये बदअमनी, तशद्दुद, फिरका परस्ती, बाहमी मुनाफरत की एक वजह कुरान और सुन्नत से दूरी है और अपने बुजुर्गों सूफिया कराम की तालीमात से नावाकिफियत है। क्योंकि जो अमली नमूना इन सूफियों ने पेश किया, तारीख शाहिद है कि ये किरदार किसी जमात ने कभी नहीं किया। महिला रहनुमाओं ने माना कि दुनिया से नफरत और दुश्मनी मिटानी होगी और नफरत का जवाब मोहब्बत से देना ही सूफीवाद है।
नफरत का जवाब मोहब्बत से देना सूफीवाद है। डॉक्टर मुबीन, अगर सूफी महिला नेताओं की बात करें, लीडर्स की बात करें, तो एक ऐतिहासिक रूप से उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन शायद उसको भी ज़्यादा अब एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। इस वक्त शायद उसको ज़्यादा बहुत तेज़ी से आगे लाने की ज़रूरत है। क्या उस दिशा में करा जा सकता है? देखिए, अगर हम इतिहास देखें सूफ़ी संतों का, सूफ़ी सेंट्स का, तो आप एक तरफ भारत में तो आप कई सूफ़ी विमेन सेंट्स भी आप देखते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दूसरा रुख भी दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि जितने भी प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट्स हुए हैं, चाहे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब को आप ले लीजिए, रहमतुल्लाह अलैह साहब को ले लीजिए, तो उनकी माँ थी माई साहिबा, उनका इन्फ्लुएंस उन पे बहुत था। तो कुछ प्रमुख सूफ़ी सेंट्स रहे हैं जिन पे उनकी मदर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, उनकी टीचिंग्स का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो महिलाओं का रोल तो आप नेगेट कर ही नहीं सकते हैं अगर आप सूफिज्म को देखें, लेकिन उसके साथ साथ सूफिज्म में महिलाओं को स्पेस भी दिया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको नज़र नहीं आता। वो व्यू पॉइंट्स जो एक पुरुष, जो एक मेल सेंट दे रहा है, वही व्यू पॉइंट एक फीमेल सेंट भी दे रही है और अपनी व्यू पॉइंट्स ओपनली रख रही है। और मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड सूफी फोरम में जिस तरह महिलाओं ने अपना व्यू रखा है, वो उसी थॉट को दर्शाता है जो हम कई साल पहले जानते हैं, पढ़ते हैं, इतिहास में देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मैं यहाँ पे अशोक जी बहुत ज़रूरी तौर पे कहना चाहूँगी कि टीचिंग्स में सूफिज्म का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आज की मांग है और वही टीचिंग्स जो ये जो जितनी सूफी फिलोसफर्स हुए हैं, सूफी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी माओ ने अपने बच्चों को दिया, तभी वो आगे जाके इस फिलोसफी को आगे बढ़ाया। इस बिंदु को आपने पहले भी रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। शौकत भारती साहब, सूफीवाद को समझना जरूरी है, टीचिंग्स की बात हो रही है और सिर्फ बच्चों के जहन में नहीं, बल्कि आज शायद बहुत बड़े लोग हैं वो भी शायद भूल गए क्या दरअसल सूफीवाद है। और हम क्योंकि बात आ रही है कि आतंकवाद का अंत की, जब हम बात कर रहे हैं आतंकवाद से लड़ाई करने की, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो सूफीवाद को समझना होगा और आगे क्या करना है, उसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है? देखिए, सूफीइज्म जो है वो कोई नई चीज नहीं लेके आया, वो उस पैगाम को लेके आया कि तुम सब आदम की औलाद हो, पूरे इंसानियत को, तुम में कोई किसी से बड़ा छोटा काला गोरा अरब, तुम में जिसका कैरेक्टर सबसे बेस्ट है, तुम सब बेस्ट हो। तो पहले तो पैगाम दिया कि, और जब एजुकेशन की बातचीत की तो सिर्फ ये नहीं की कि मर्दों को नहीं, औरतों की भी बात। इसके मतलब अब जब सूफी पैगाम लेकर आए तो एक पैगाम लेके आए कि अल्लाह की इबादत तो खिदमत खल्क, एक ईश्वर की प्रार्थना और संपूर्ण प्राणियों की सेवा। तो जब संपूर्ण प्राणियों की सेवा होगी तो उसमें सबको ही आ जाएंगे। तो जब सबकी सेवा होगा तो औरतों का भी ख्याल रखा जाएगा, हर का जब कोई ख्याल रखेगा। तो ये जो मैसेज इस्लाम का लेके आए थे, वो ये लेकर आए थे कि संपूर्ण प्राणियों की सेवा, और उनका मकसद ये था कि इस तरह की सेवा करने से ऊपर वाला राजी हो जाता है। ठीक है, तो वो जब और उस रिश्ते को लेके आए थे जिसमें कहा गया था कि एक इंसान के एक इंसान से 3 रिश्ते हैं, या तुम्हारे मजहब का है, या क्या नाम है तुम और वो जो हो क्या नाम है एक परिवार के हो, या तुम्हारा और उसका बनाने वाला एक है। अगर 2 रिश्ते नहीं हैं तो उस तीसरे रिश्ते से कि तुम्हारा और उसका बनाने वाला एक है, उसकी खिदमत करो। तो जब हम ये कहेंगे कि सब बनाने वाला हमारा एक है और इसको हम उसकी सेवा करना अपना धर्म समझ लेंगे, तो फिर हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। यही वजह थी कि सूफिया इकराम ने क्या किया, इंसान को ही नहीं जानवरों को भी, यानी सबके राइट्स को इक्वल, यानी ये भाव जो है, ये जो डेवलप करना पड़ेगा, उसको लाने की जरूरत बहुत जरूरी है। डॉक्टर मिराज, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि भाई एक आम मतलब इंडियंस की तरह मैं बात करूंगा, तो मैं उसी तरह से पूछता हूं, एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम जो मुस्लिम है इस देश का, उसके लिए क्या मैसेज गया होगा इस पूरे प्रोसेस से, 4 दिन की कॉन्फ्रेंस, और वो क्या इससे हासिल करेगा, क्या इससे लेगा, क्या छोड़ देगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पिछले जो साल गुजरे 50 साल, उनमें क्या हुआ। मैं एक शेर से शुरू करूँ कि ये लोग जो है जिस्म से नहीं जहन से अपाहिज हैं, वहाँ चलेंगे जहाँ रहनुमा चलाएगा। तो इस्लाम के अंदर कहीं भी इस बात की मुमानियत नहीं है, चाहे वो मेरा इस्लाम हो और चाहे वो किसी और का इस्लाम हो, कि अपने अक्ल का इस्तेमाल करो। अगर अक्ल का इस्तेमाल करोगे तो बहकावे में नहीं आओगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने किसी की कोई बात सुनी और उसके पीछे हम दौड़ चले कि ये बात सही है। तो ना मैं
किसी आम हिंदुस्तानी को ये राय दूंगा कि सूफिज्म की बात हो रही तो सूफिज्म के पीछे दौड़ चलो, या किसी और वहाबिज्म की बात हो तो वहाबिज्म के पीछे दौड़ चलो। एक बार पहले दोनों को पढ़ो, समझ लो, उसका मतलब समझो। उसका मतलब जब समझ जाओगे ना तो जो ब्रेन वॉश आसानी से हो रहा है ये मुश्किल से होने लग जाएगा। दूसरी चीज कि अब कैसे इसको इंप्लीकेट किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए इस चीज को, तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि हमारी परवरिश कहां से शुरू होती है? हमारे घर से, हमारे मदरसों से, हमारी इबादत गाहों से, और उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से। सूफिज्म के बारे में, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, उसकी तारीख के बारे में पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, जो नहीं पढ़ाया जा रहा है किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। इवन की अरेबिक और उर्दू डिपार्टमेंट्स भी इस चीज को नहीं पढ़ा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कि इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंचा कैसे। जब तुम ये जान लोगे कि हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंचा कैसे, तो किसी की बेहुरमती, किसी की बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं रह जाएगी। तो सूफिज्म का मेन मकसद क्या है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, और आपसी भाईचारे के बिना इस्लाम का कोई महत्व मकसद नहीं हो जाता। अगर तुम इंसान नहीं हो तो तुम मुसलमान कैसे हो सकते हो, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर तुम मुसलमान नहीं हो सकते तो फिर तुम अपनी हिब्बुल वतनी या अपनी जो वतन से मोहब्बत है उसे प्रूव नहीं करते हो, और तुम आतंकवादी बन जाते हो। सूफियों से इस्लाम लेना, हमें इस्लाम को उस तरीके से लेना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें दरअसल इस्लाम किस तरह का, इस्लाम का सही जो हमें वो कैसे आएगा। मुझे मानो बहुत सारे लोग कहना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मैं आखिरी कमेंट लूंगा लोगों के कि दरअसल इस पूरे कॉन्फ्रेंस के बाद अब आगे का रोड मैप क्या होगा, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये प्रस्ताव पास करने से कि हो आतंकवाद का अंत, सिर्फ इतना नहीं चलेगा। आगे क्या, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। एक सपना सच हुआ जब मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ। मुझे गर्व है कि मैं सर्विस टैक्स असेसी। Life seems beautiful after achieving a turnover of more than 10 lakhs. And now I'm a proud service tax assessee. याद रखिए, 10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर देना अनिवार्य है। अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। समय पर सही सेवा कर चुकाए। तो 4 दिन की सूफी कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। और इस सूफी कॉन्फ्रेंस के अंत में जो प्रस्ताव पारित किए गए, कई प्रस्ताव पारित किए गए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि आतंकवाद का अंत होना चाहिए। एक प्रस्ताव पारित किया गया, पर बड़ी बात अभी भी वही है कि कैसे। सैयद बाबर साहब, आपने एक बात कही थी बहुत अच्छी कि दरअसल जहन में जहर है जब हम आतंकवाद की बात करते हैं। कुछ हमने बात करी कि दरअसल सूफीवाद को और बाकी चीज़ों को लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को ये बात पहुँचानी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक के माध्यम से किसी तरह से जो है इस्लाम का सही अर्थ समझाना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है क्या चीज़ें दरअसल करने की ज़रूरत है? देखिए, एक बहुत बड़ी ज़रूरत तो ये है कि करिकुलम में जो थियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में जो करिकुलम है
उसको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उन ममालिक के साथ या उन स्कॉलर्स के साथ जो पूरी दुनिया में पीस के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं और एक्सट्रीमिज्म को काउंटर कर रहे हैं, उनकी सलाह के साथ एक सिलेबस बनाया जाए और वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर ये नहीं होता तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो बच्चा हमारे यहाँ से लेमैन होके स्कूल में जाता है और उसको हम अपने घर तक बचा लेते हैं, तो उसको ट्रैप किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, और वो यूनिवर्सिटी में इस आइडियोलॉजी से जो वहाबिज़्म एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाती है। हम अपने घर से तो बचा के ले आए, लेकिन वो कॉलेज के अंदर फिर वो ऐसी विचारधारा के साथ जो जुड़ जाता है जो इंसानियत से उसको दूर ले जाता है, जो उसको गलत शिक्षा देती है। तो ज़रूरत है कि उसको एनालाइज किया जाए और उसको बहुत जल्द उसके करिकुलम को सही किया जाए, पहला। दूसरी बहुत बड़ी ज़रूरत यह है कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका जो क्षेत्र हैं उसके अंदर क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन सेंटर्स नहीं हैं। ज़रूरी है आज की तारीख में, देखिए जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही यानी कि पहली जो आयत आई वो इकरा आई, यानी कि पढ़ो के आई, तो उनके ऊपर भी जो पहले आई तो उन्होंने ना रसूल का पैगाम दिया, ना वहदानियत का पैगाम, ना अल्लाह के बारे में बताया। पहला पैगाम उनके ऊपर आया, वो आया कि पढ़ो, यानी कि ये संदेश साफ था कि अगर दुनिया में रेवोल्यूशन आएगा, कोई बदलाव आएगा और तुम्हें कोई नहीं भटका सकेगा, तो सिर्फ उसका एक ही टूल है, दैट इज पढ़ने से। तो पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है हमें संस्थाएं चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, और वो काम स्टेट करेगा। सबसे पहले जरूरत है कि स्टेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम करे जिसमें सूफिज्म भी हो और मॉडर्न एजुकेशन भी हो, जो उसकी दीन और दुनिया दोनों को दुरुस्त करे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोगों को जानकारी लोगों तक पहुंचे, लोग जाने, पढ़े, सीखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम लेना चाहिए अवेयरनेस कैंपेन की तरह, अवेयरनेस कैंपेन की तरह लेना चाहिए। जी हाँ, इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जहन में जहर है। जो आतंकवाद है वो दरअसल जहन से शुरू होता है, जैसे शुरुआत में भी बात आई थी, और इससे अगर लड़ना है तो आपको विचारधारा के स्तर पर, जहन के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, और वहां जो है जो सही बातें हैं, सही चीज़ें पहुंचाने में मुझे मालूम बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय फिलहाल इतना ही। आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। चलते चलते जो है हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये कॉन्फ्रेंस थी, जाहिर तौर पर पहला ऐतिहासिक ये कॉन्फ्रेंस थी, और जो संदेश देने की कोशिश की है वो पूरी दुनिया किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो सकती है अगर सूफीवाद और इस्लाम का सही अर्थ समझेगी। एक शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ अंत में चलते चलते, क्योंकि किसी का है और ये बहुत सही है शायद इस मौके पर। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।